Assalamu alaikum. I am Dr. Sumaira Rashid, dermatologist and the cosmetologist from Fatima Memorial Hospital, Lahore and available at my private clinic also. आज हम जिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, डिजीज़ के बारे में बात करें, अंग्रेज़ी में हम उसको कहते हैं मेलास्मा, मतलब छाइयाँ, वो पिगमेंटेशन जो लोगों के फेस पर आ जाती है। और भी कुछ एरियाज़ हैं, ये चीक्स, फोरहेड, अपर लिप्स, चिन और इसकी एक्सटेंशन पूरे फेस को भी इन्वॉल्व कर लेती है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन के डिज़ीज़ कितनी पुरानी है, उसको कैसे टैकल डाउन किया जा रहा है और वो कितनी शदीद नौइयत की है। बिफ़ोर दिस कि मैं इसकी डेप्थ में थोड़ी सी जाऊँ, ये औरतों में ज़्यादा और मर्दों में ज़रा कम पाई जाती है क्योंकि इसकी वजूहात फ़र्क हैं जिन पे हम मुख्तसरन बात कर लेते हैं। जहाँ तक इसकी वजूहात का या इटियोलॉजी का या कॉज का ताल्लुक़ है, ये मल्टी फैक्टोरियल है। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में मैं ये कह सकूँ कि ये इसकी कॉज है, इसको एलिमिनेट कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। जो मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज़ हैं उसको हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं थोड़ी सी चीज़ों के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सेसिव सन एक्सपोजर। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, कुछ लोगों की ऐसी आदत हैं, कुछ हमारे यहाँ हर तरह की अल्ट्रावायलेट बी और ए रेडिएशंस और जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है जो कि सनलाइट में होता है, वो भी हमें अवेलेबल है और ये सारा टैनिंग और मेलास्मा को कॉज करने की बाइस बनती है। शुरू में ये सुपरफिशियल लेयर के अंदर पिगमेंट को डिपॉजिट करती हैं ये सारी चीज़ें, ये लाइट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डेप्थ ऑफ द स्किन के अंदर पुश होता चला जाता है। जब ये स्किन की डीपर लेयर में पुश हो जाता है तो इसकी ट्रीटमेंट ज़रा और प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। हम जितना डीप जाते जाएं, द डीपर इट इज़, डिफ़िकल्ट इट इज़ टू ट्रीट। मतलब ये कि जब ये शुरू होता है, बिल्कुल हर बीमारी की तरह, जो भी डिज़ीज़ शुरू में कंट्रोल कर ली जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा और वो क्लियर भी हो जाती है। लेकिन जब वक्त के साथ साथ उसको बढ़ोतरी का मौका दिया जाता है तो ज़रा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इश्यूज़ हैं जो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन हैं, जिनमें पीसीओडी और इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स के प्रॉब्लम भी मेलास्मा कॉज करते हैं। अब तक आप मेलास्मा के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये छाइयों का ही दूसरा नाम है। इन हार्मोनल प्रेपरेशन के अलावा कुछ और दवाइयाँ भी हैं जिनमें दिल की दवाइयाँ शामिल हैं, जिनमें एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स हैं। ये भी मेलास्मा को क्रिएट करने में और उसको प्रोपेगेट करने में बहुत सा हेल्प करती हैं। जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक़ है तो एक और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहती हूँ वो टॉपिकल मेडिकेशन। टॉपिकल मेडिकेशन वो हैं हमारे यहाँ जो मेलास्मा को रादर कॉज करती हैं, जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रही होती हैं। ये टॉपिकल हर तरह के स्टीरॉइड्स हैं जिसमें माइल्डर से लेकर मोस्ट सीवियर तक, जो कि वेरी कॉमन है। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में कुछ अवेयरनेस पैदा हो रही है बिकॉज़ डर्मेटोलॉजिस्ट ने और पढ़े लिखे लोगों ने बहुत सा लोगों को एजुकेट किया है कि ये यूज़ नहीं करने चाहिए। इनके अंदर हर तरह का स्टीरॉइड अभी भी बहुत मिकदार में यूज़ होता है। ये आपको इनिशियल सेटिस्फेक्शन तो पेशेंट को दे सकता है, लेकिन ये अल्टीमेटली मेलास्मा को बहुत ज़्यादा ख़राब करने में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। ख़वातीन हेयर डाई के इस्तेमाल को बहुत भूलती हैं। वैसे बाय द वे इस वक्त तो ख़वातीन नहीं, इसमें मर्द हज़रात भी हैं। बाल सफ़ेद होते हैं, हम उनको हेयर डाई करते हैं और उन हेयर डाई के अंदर ऐसे एजेंट्स यूज़ होते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली बालों के अंदर और स्किन की सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब होके उसको कलर देना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ये पिगमेंटेशन पहले डाइंग के साथ वाले एरिया पर आती है, फिर वो बढ़ते बढ़ते उन एरियाज़ तक भी जाती है जो कि बालों के साथ इमीडिएटली कनेक्टेड नहीं होते। और असल में ये पेशेंट को ये बात समझ भी ज़रा मुश्किल से आती है। वो कहते हैं कि बाल तो हम कहीं और डाई करते हैं, पिगमेंटेशन कहीं और है। तो इसका आंसर या ऐसी एक्सप्लेनेशन यही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक पहुँच जाता है। मुख्तसरन ट्रीटमेंट पर बात करनी चाहिए। देखें, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज इज़ द रूट थिंग। अगर पेशेंट एनीमिक है, अगर पेशेंट बीमार है, उसको कोई और बेस लाइन पर कोई डिज़ीज़ चल रही है, तो हम मेलास्मा को ट्रीट नहीं कर सकते जब तक हम उस कॉज को ट्रीट ना करें। इसलिए ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मेलास्मा को ट्रीटमेंट के लिए टॉपिकल या उस एरिया को भी टारगेट करेंगे, लेकिन उसकी कॉज को भी टारगेट करेंगे। ये मुमकिन नहीं है कि पेशेंट का एनीमिया तो करेक्ट ना हो लेकिन हम उसका मेलास्मा ठीक कर सकें। ये अप्रोच भी ठीक नहीं है। इसलिए अप्रोच ये होनी चाहिए कि दोनों को साथ साथ ट्रीट करें। द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ सन ब्लॉक, जिसको अब हम सनस्क्रीन कहते हैं।
ये सनस्क्रीन हमें लाइट से या सन की डैमेज से या लाइट की डैमेज से महफूज रखता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सुबह से लेकर शाम तक रोशनी में, अगर वो कम इंटेंसिटी की है तब भी और अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की है तब भी, उसमें हर सूरत इस्तेमाल होना चाहिए। थ्रू आउट द डे इस्तेमाल होना चाहिए, मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होना चाहिए। इसकी चॉइस वेरी की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द लाइकिंग ऑफ डॉक्टर एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट लेवल ऑफ द पेशेंट। जहाँ तक मेडिकेशन की बात आती है, डिफरेंट टॉपिकल एजेंट्स जिसमें ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं, ये डिफरेंट फ्रूट एसिड्स कहलाते हैं, माइल्डर एसिड्स कहलाते हैं, लेकिन ये आम तौर पे पेशेंट को देने की प्रोडक्ट नहीं है। इसको डॉक्टर ही यूज़ करेगा और वहीं पर उसको क्लीन करके भिजवाया जाएगा, बिकॉज दीज आर नॉट द प्रोडक्ट्स टू बी अप्लाइड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ऑन द स्किन। तो चूँकि पेशेंट को समझ नहीं होती इसलिए घर नहीं दिए जा सकते, वरना नेट पर और इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पेशेंट इसको खुद भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इन टॉपिकल एजेंट और सनस्क्रीन के अलावा बहुत सी और इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स हैं जो पिछले कुछ अरसे में, चंद सालों में इंट्रोड्यूस भी हुई हैं और वो सक्सेसफुल हैं, इसलिए वो ज़्यादा बढ़ भी रही हैं। ये एक ऐसी ब्रॉड लाइन है जिसमें मोटे प्रिंसिपल्स की बात की गई है कि क्या करना है, इसकी फर्दर कैसे प्रोसेसिंग होनी चाहिए, इसके लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।